सबसे पहले आदरणीय मंच, आज जिनके निमित्त यह आयोजन हो रहा है, आदरणीय अवधेश प्रधान जी, उनको दोनों पुस्तकों के लिए मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय बिंदा परांजपे जी, अर्चना जी, किंगसन जी, नीरज जी, आशीष जी और सामने बैठे बड़े भाई और आप सब लोग, सारे युवा साथी। मुझे लगता है कि मैं इस पुस्तक पर जो बातचीत हो चुकी है, बहुत तफसील से बातचीत के लिए अवकाश नहीं है। कुछ एक बिंदुओं की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं कि क्यों ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। और अवधेश प्रधान जी ने जो लिखा है, लगभग 20 एक साल हो रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हुए। और जैसा कि आशीष जी ने कहा शुरू में कि हमारे लिए उपलब्धि की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आना है अवधेश प्रधान जी की संगत, जिनको सुनना, जिनके साथ रहना, जिनसे संवाद करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, रचनात्मक उपलब्धि है और हमने अपना विकास किया उनके इस बोले, बातचीत और संगत में। साथियों, एक तो ये है कि हिंदी एकेडमिक जगत में जो इतिहास थोड़ा मैं पढ़ता रहता हूँ, अपने सिरे से सोचता रहता हूँ उस पर, और इतिहास पर प्रधान सर का भी काम है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याओं पर आपने काम किया, आपके बारे में पहले भी सुनते रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से अंतरक्रिया करते हुए, बातचीत करते हुए हमने सोचा समझा, और पूरी ये पुस्तक जिस तरह से लिखी गई, इसका एक आईना आपके सामने नीरज जी ने प्रस्तुत किया। मैं उसके कुछ बिंदुओं के हवाले से प्रधान जी के व्यक्तित्व पर थोड़ी सी बात करूंगा, जो यहाँ से अक्स उभरता है उनके व्यक्तित्व का। एक तो ये कि आप देखें कि पुस्तक के शीर्षक पर पहली बात कि इस पुस्तक में उनके अपने प्रिय आलोचक रामविलास शर्मा की वो पुस्तक परंपरा का मूल्यांकन की ध्वनि आती, और परंपरा का मूल्यांकन का विस्तार अगर आप देखें तो इस पुस्तक में आपको दिखाई देता है। लेकिन इसका शीर्षक बहुत शानदार है। मूल्यांकन नहीं है किसी चीज का, पहचान है। इसीलिए परंपरा की पहचान ही हो सकती है, मूल्यांकन नहीं किया जा सकता परंपरा का। एक बात तो यह है, इसलिए शीर्षक के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं सर को। और दूसरी चीज ये है कि हिंदी एकेडमिक जगत में लगभग 21वीं सदी में हम लोग आके बातचीत करते समय ये महसूस करते हैं कि सिर्फ आलोचना के दायरे से काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि थोड़ा संकेत कर रहे थे नीरज जी, मैं असहमति नहीं व्यक्त करता, मैं इसकी उपलब्धि बता रहा हूं कि अब आप साहित्य पर बातचीत करते हुए जब तक समाज और संस्कृति की चिंता आपके यहाँ नहीं होगी, जब तक कलाओं की चिंता नहीं होगी, भाषा की चिंता नहीं होगी, और सबका अंतर अनुशासनिक संबंध जब तक आप विकसित नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ आलोचना से कोई काम होने वाला नहीं है। और वो पूरी चिंता प्रधान जी के व्यक्तित्व में आपको दिखाई देती है। यूं कि हिंदी का पूरा समाज आलोचना पर जब बातचीत करता है, तो उसकी मैं अपनी तरह से एक सरणी बनाता हूं। एक सरणी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो व्यवहारिक आलोचना पे बहुत सुंदर बात करते हैं, शास्त्रीय व्यवहारिक आलोचना पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही, मलेज और कवि आलोचकों को मैं उसमें शामिल करता हूं। दूसरी जो परंपरा है वो मार्क्सवादी आलोचना की उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के खांचे से और उसके अपनी तरह से उसको विकसित करती डायलेक्ट्स को। उसमें शिवदान सिंह चौहान है, रांगे राघव, रामविलास शर्मा है, चंद्रवली सिंह है, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे और भी लोगों को जोड़ सकते हैं। एक तीसरी परंपरा जो साहित्य और कलाओं के साथ, इतिहास के साथ अंतरक्रिया करते हुए साहित्य पर बातचीत करती है, समाज पर बातचीत करती है, संस्कृति की चिंता करती है। उसे हम नई शब्दावली में संस्कृति चिंतक कह सकते हैं, जो साहित्य को अपने अंदर समूहती है, उस तरह से बातचीत करती है। उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल आते हैं, भगवत शरण उपाध्याय आते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, राहुल सांकृत्यायन आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, शंभुनाथ जी आते हैं, रमेश कुंतल मेघ आते हैं। उसी परंपरा में भी प्रधान जी को देखता हूं। इनके यहाँ आलोचना के दायरे बड़े हैं उस तरह से, जो संस्कृति, कला, मिथक और इतिहास, इन सबके बोध के साथ अंतर संबंध बनाते हुए साहित्य पर बातचीत करते हैं। तो आप देखें कि जहां नवजागरण केंद्र में है, जहां आधुनिकता केंद्र में है, जहां सांस्कृतिक चिंताएं केंद्र में है, परंपरा की पूरी परंपरा के बहुत सारे रूट्स आपको एक साथ दिखाई देते हैं। तो इसके बीच में जो पूरी पुस्तक में भी वो दिखाई देगा आपको कि आपकी निर्मिति में किसका योगदान है। तो प्रधान जी के पूरे व्यक्तित्व में जिनके सेट्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे वो हैं विवेकानंद दिखाई देंगे आपको, राहुल सांकृत्यायन आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं, और सबसे अधिक वासुदेव शरण अग्रवाल आते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपके पूरे व्यक्तित्व की चिंताओं में आप देखिए कि उनके संदर्भ में भी आते हैं। तो मैं कुछ एक बातें इसी से रखूंगा, खासकर
नवजागरण और चेतना को लेकर जिस तरह से बातचीत की है प्रधान जी ने, उस पर आप बातचीत करें तो मुझे लगता है कि नवजागरण की जो चेतना पूरी जिस तरह से आधुनिकता और नवजागरण पर बातचीत होती है, उसका एक व्यापक भावबोध आपको ना प्रधान जी की इस पुस्तक में दिखाई देता है। और उसमें लगभग उन पक्षों पर बातचीत होती है जिन पे लोग कम बात करते हैं। जैसे विवेकानंद जी को ले लीजिए आप। अक्सर विवेकानंद के पूरे व्यक्तित्व को जिस तरह से उन्होंने रूपायित किया है हिंदी एकेडमिक जगत में, और विवेकानंद की बातचीत करते हुए धर्म के साथ जोड़कर जिस तरह बातचीत की जाती है, द्वैत दर्शन के साथ जोड़कर जिस तरह से बातचीत की जाती है, उस दर्शन को, उस चीज को जमीनी तौर पर बहुत बेबाक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, जनधर्मी तरीके से बातचीत करते हुए राम प्रधान जी ने इसमें रखा है कि जैसे धर्म पहले रोटी की बात करते हैं, फिर धर्म के साथ उसको जोड़ते हैं। और ये बातचीत करते समय इसी लेख में, और लेखों का नाम मैं नहीं रखूं, कुछ उदाहरण से बात रखूंगा आपके सामने, मैं लेखों को नहीं गिनाऊंगा, मुझे लगता है यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगी ये बातें। तो जरूरी है कि प्रधान जी क्या अपनी बात रखते हैं, वह ये आज जरूरी है हमारे लिए बात करना। तो उसी से कुछ कोट से मैं 15 मिनट में अपनी बात रखूंगा। वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने साधारण जनता, गरीब जनता, पीड़ित जनता और स्त्री समुदाय की दुर्दशा को अपनी चिंता के केंद्र में रखा और व्यावहारिक वेदांत को उसकी ठोस कसौटी पर कसने की चुनौती स्वीकार की। अपने चारों ओर फैले घोर अन्याय, दुख और उत्पीड़न से आंख मूंदे रखने वाले धर्म से उन्हें चिढ़ है। उन्होंने कहा, पहले रोटी और तब धर्म। आप ध्यान रखिएगा, इन संदर्भों की शिनाख्त वो करते हैं। शिकागो वक्तृता से लेकर नवजागरण की उस पूरी चेतना में तमाम सारे संदर्भों के साथ विवेकानंद को कैसे समझा जाए, विवेकानंद की चेतना को कैसे समझा जाए, इसको अगर समझना है तो आप प्रधान जी की निगाहों से समझें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये बात सही है कि दृष्टियां कई होती हैं, उसमें हमारे एक हिंदी बुद्धिजीवी की दृष्टि विवेकानंद को कैसे समझती है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, एनी बेसेंट, जैसा कि अभी शुरू में अशुजा जी ने कहा, वो बात सही है कि हमने महामना पर बोलते और सुनते बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हैं मदन मोहन मालवीय पर, और भारतीय नवजागरण का बहुत बड़ा चेहरा है मदन मोहन मालवीय। विरुद्धों का सामंजस्य कैसे उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है, और एक प्रगतिशीलता भी आपको दिखाई देगी, परंपरा की पहचान और उसका पुनराविष्कार कैसे दिखाई देता है, ज्ञान की पहचान कैसे है उनके यहाँ, उस चीज को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ प्रधान जी अपने पूरे लिखत पढ़त में ले आते हैं। और मालवीय जी के ऊपर जो उन्होंने काम किया, उसके अलावा एनी बेसेंट पर इसमें एक लेख है, भारतीय नवजागरण और एनी बेसेंट। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि वो रामविलास शर्मा के कई बार उनके ऊपर ये आक्षेप लगता है कि रामविलास शर्मा की चेतना का बहुत असर उनके ऊपर। मुझे लगता है कि कई जगह डिपार्चर लेते हैं प्रधान जी, और आप पढ़ें कि वो उपनिवेशवाद और भारतीय जिसे भारतीय आधुनिकता कहते हैं, जिसे औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं, उसमें 3 तरह की जो सरणियां बनती है। एक सीधे सीधे भारतीय परंपरा को स्वीकार करने वाली और औपनिवेशिक परंपरा को सिरे से खारिज करने वाली दूसरी परंपरा, जिसमें रामविलास जी औपनिवेशवाद का पूरी तरह से खारिज करते हैं, और एक तीसरी परंपरा है जो अंतरक्रिया करते हुए कि भारतीय आधुनिकता और औपनिवेशिक आधुनिकता की अंतरक्रिया से एक नई चेतना का जो निर्माण होता है कि हर जगह आप उपनिवेशवाद को प्रश्नांकित नहीं कर सकते। उस चेतना को लेकर जब बातचीत होती है तो उसमें बहुत सारे चेहरे उनके सामने आते हैं, जैसे एनी बेसेंट भी उसी में से एक चेहरा है। एनी बेसेंट पर बातचीत करते हुए उन्होंने लिखा है, और बहुत तफसील से लिखा है। हमें लगता है कि एनी बेसेंट का जीवन, विचार और व्यवहार एक रेखीय विकास का दृष्टांत न होकर अनेक उतार चढ़ावों, अंतर विरोधों से जुड़ा हुआ है, और वहां कैसे पूरी भारतीय परंपरा को एनी बेसेंट कैसे आत्मसात करती हैं, भारतीय चेतना में रूपायित करती है, और इस विश्वविद्यालय के बनने की प्रक्रिया में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय संस्कृत को कैसे उन्होंने आत्मसात किया, बहुत खूबसूरत ढंग से प्रेमचंद की श्रद्धांजलि जो एनी बेसेंट के लिए प्रस्तुत की है, इसमें प्रधान जी ने वहीं से अपनी बात शुरू की है। अवकाश नहीं है मैं उस पर बात करूं, लेकिन पढ़ना चाहिए आपको कि कैसे हमारे समय का बहुत बड़ा साहित्यकार एनी बेसेंट को कैसे याद करता है। तो एक पक्ष तो ये है, और इन सारे पक्षों के बीच में आप बातचीत करिए। गांधी पर भी बातचीत आपने की है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। और इस संदर्भ में एक और खास बात बहुत सुंदर है कि अक्सर सर्वधर्म समन्वय वाली जो बातचीत है, आप जानते हैं कि हमारे समय में विज्ञान की परंपरा पर बहुत से बातचीत होती है, और ये सर्वधर्म समन्वय वाला जो नारा, ये पदबंध है, ये कई जगह बड़ा भ्रामक तरीके से हमारे सामने आता है कि सारे धर्मों को इकट्ठा कर लेना, सारे धर्मों को एक साथ जोड़ लेना।
प्रधान जी बार बार संकेत करते हैं कि नहीं, बहुलतावादी चेतना, हर धर्म की अपनी अपनी आइडेंटिटी है और हर धर्म अपनी आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ता है। तो सर्वधर्म समन्वय का जो कंफ्यूजन कई बार क्रिएट किया जाता है जो आप प्रतिगामी चेतना वाले व्यक्तियों और विचारकों द्वारा, उसकी तरफ बार बार इशारा आपको दिखाई देगा प्रधान जी के पूरे इतिहास दृष्टि में या लेखन और चिंतन में। तो उस पर वो बहुत सुंदर तरीके और ये बात भी करते हैं कि धर्म पर बात करना जरूरी है, खासकर प्रतिबद्ध लोगों को, कि धर्म पर जब तक आप संवाद नहीं करेंगे तब तक धर्म के जामे के बहाने आपको भ्रमित कैसे कर दिया जाता है। तो इस पर बहुत सुंदर उनका एक निबंध है भारतीय सर्वधर्म समभाव पर, और उसमें एक छोटी सी टिप्पणी में पढ़ रहा हूं कि धर्म की समस्या को मुदह आंख कतम कुछ नाही वाले ढंग से हल नहीं किया जा सकता। खासतौर से भारत में जहां इतने अधिक धर्म हैं, जहां धर्मों की परंपराएं अत्यंत पुरानी हैं, धर्म एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। धर्मांधता और धर्म की राजनीति के बढ़ाव के दौर में सर्वधर्म समभाव की आलोचना करने से धर्मोन्मादी शक्तियों को ही बल मिलेगा। यह समझ लेना चाहिए कि लोग जीवन में गहरे समाई हुई सर्वधर्म समभाव की परंपराओं के ही कारण हिंदुत्ववादियों को पूरी या स्थायी सफलता नहीं मिल पाई है। हमें देश की बहुधर्मी जनता की एकता को मजबूत करने, सांप्रदायिक शक्तियों को अलग अलग करने में अपनी धर्म संभावी परंपरा की पूंजी का उपयोग करना चाहिए और वेद, उपनिषद, बुद्ध, कबीर, रामकृष्ण, विवेकानंद के संदेश का अमृत पिलाकर धर्मांधता से मूर्छित जनजीवन में नया प्राण संचार करना चाहिए। यहाँ पर मैं अंतिम पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। धर्म सर्वधर्म समन्वय की बात करना, उसमें उस परंपरा को भी नहीं छोड़ने की जरूरत है जो वैदिक परंपरा है, जो औपनिषदिक परंपरा, उसको भी ध्यान में रखना है, बुद्ध को ध्यान में रखना है, कबीर को, रामकृष्ण को, विवेकानंद को, इन सब के साथ मिलाकर तब आप सर्वधर्म समन्वय का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अक्सर होता यह है कि प्रगतिशीलता और जनधर्मिता के नाम से हम सिर्फ एक परंपरा को लेते हैं, उस परंपरा का अनुस्यूत करते हुए, जिसे बार बार श्रमण परंपरा भी कहा जाता है। प्रधान जी ये कहते हैं कि वो परंपरा भी मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ की जो परंपरा है उसके साथ अंतरक्रिया करके एक व्यापक जनधर्मी परंपरा का नियोजन कैसे किया जा सकता है। ये खास बात आपके चिंतन में है जो मुझे बार बार दिखाई देती है, क्योंकि एकांगी तरीके से न तो भारतीय सभ्यता पर बात कर सकते हैं, न तो भारतीय संस्कृति पर बात कर सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन पर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा। आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा दो ऐसे आलोचक और विचारक हैं जिन्होंने बहुत लिखा है। और राहुल सांकृत्यायन ने इतिहास पर लिखा है, भाषा पर लिखा है, जनपदीय आंदोलन पर लिखा है। और राहुल सांकृत्यायन के बारे में बातचीत करते हुए बहुत सारे संदर्भों पर आप बातचीत करते हैं, उसमें खासकर लोक साहित्य पर। और 16वां भाग आप जानते हैं कि उन्होंने लोक साहित्य पर जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है उसका 16वां भाग उन्होंने संपादित किया और उसकी भूमिका बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखी। और इस पूरी परंपरा के बारे में बातचीत करिए तो वहां एक वाक्य कोट किया है राहुल जी का, प्रधान जी ने, कि हमारी सम्मत में हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल तथा भक्ति काल की अधिकांश रचनाओं को लोक साहित्य में अंतर्भुक्त कर लिया जाना चाहिए। लोक साहित्य का एक व्यापक संदर्भ वो लेते हैं और पढ़ने के लिए सजगता के साथ, कि लोक साहित्य को पढ़ने के लिए बहुत सजग इतिहास दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, उसमें उन्होंने बहुत सारे काम करते हुए जोड़ा है राहुल सांकृत्यायन को, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन बनारसी दास चतुर्वेदी, इन सबका उन्होंने नाम लिया। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे लगता है कि मैं बार बार जो सुना मैंने इस बीच में जनपदी चेतना में काम करते हुए, और मैं गुजारिश भी करूंगा कि हिंदी साहित्य का वो एक पक्ष बहुत मजबूत पक्ष है जिस पर बहुत सारे आलोचकों का ध्यान नहीं गया, और वो आपकी चेतना के साथ अगर आप विकसित करेंगे तो ज्यादा दृष्टि हमारी विकसित होगी। वो है वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में, उनकी जनपदी चेतना के बारे में। आप देखें कि पृथ्वीपुत्र नाम की पुस्तक के बारे में आपने लिखा है, और मैंने कई बार सुना है प्रधान जी को उस पर बातचीत करते हुए कि वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में सुने आपने जो लिखा है पृथ्वीपुत्र के बहाने, कि वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्य पढ़कर यह अनुभव किया जा सकता है कि ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार क्या होता है, ज्ञान के निर्मल सरोवर में हृदय का कमल कैसे खिलता है, उसके कोश में निकलकर रस और आनंद का सौरभ कैसे दसों दिशाओं में छा जाता है, यात्राओं का वर्णन करते ही जैसे उनके ज्ञान और रस का सोता एक साथ फूट पड़ता है,
जनपदों से अपना परिचय बढ़ाकर लेखक को अपना शब्द भंडार, भाव कोश और अपनी वर्णना शक्ति बढ़ाने का उन्होंने जो अनुरोध किया, उसका परिपाक स्वयं उनके गद्य में किस तरह से हुआ है, उसका एक उदाहरण है पृथ्वीपुत्र किताब, उसके निबंध। और आप पढ़े उस निबंध, उस पुस्तक में, जिसमें जनपदी चेतना के बारे में बात करते हैं, जनपदी अध्ययन की आंख के बारे में बात करते हैं। और एक बहुत खास बात हम सब साहित्य के विद्यार्थी जानते हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो पद्मावत की टीका लिखी, जिसपे उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, वो टीका ऐसी टीका है कि जिसको पढ़ने के बाद हिंदी एकेडमिया ने नई तरह से सोचना समझना शुरू किया कि भाषा में शब्दों की व्युत्पत्ति किस तरह से हो सकती है जब तक आप जनपदी चेतना में अंदर नहीं घुसेंगे, ग्रामीण चेतना में जब तक अंदर नहीं घुसेंगे। और उसमें अंदर घुसने के लिए जरूरी है उसके जीवन प्रवाह, उसके सौंदर्य, उसकी कलाओं और उसकी तमाम सारी परंपराओं को अवगाहन करना। और वो दोनों परंपराओं में चलता है, मौखिक और लिखित दोनों में। उसके बहाने से बहुत सुंदर तरीके से इसलिए त्रिकोण जो बनाते हैं जनपदीयता का वासुदेव शरण अग्रवाल, कि भूमि को जानना जरूरी है, भूमि को जानने के बाद जन को जानना जरूरी है, और जब जन को जानेंगे तभी आप जन संस्कृति को जान पाएंगे। ये जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण को बार बार बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित करते हैं प्रधान जी, और मुझे लगता है कि इसको वही ठीक से समझ सकते हैं क्योंकि उस पूरी चेतना को बहुत अच्छे तरीके से अवगाहित करते हैं। उस पूरी परंपराओं जिसमें इतिहास है, संस्कृति है, जानपदिक चेतना है और साहित्य की, कलाओं की, भाषा की चेतना, दोनों अंतर जिसमें आवाजाही करती है, वही व्यक्ति इसको पहचान सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक उपलब्धि है हमारे हिंदी साहित्य के लिए, प्रधान जी की मेधा और प्रधान जी की ये चेतना कि जो आपको इस पुस्तक में दिखाई, उसके अंश दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारा चीज, अभी बहुत कुछ बाकी है प्रधान जी के उस चेतना से बाहर आने के लिए। तो मैं सोचता हूँ इस दिशा में ज्यादा बेहतर चीजें आनी चाहिए। समय कम है, बस एक अंतिम बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत विस्तार है। आपको पता है मेरा मनपसंद विषय है प्रधान जी का जो क्षेत्र है, जो पढ़ने पढ़ाने का, काफी देर तक इस पे संवाद हो सकता है, लेकिन मैं उस तरफ इशारा आपका कर रहा हूं कि कैसे एक सांस्कृतिक चिंतक के रूप में, एक सभ्यता विमर्शकार के रूप में प्रधान जी को हमें पढ़ना चाहिए। आलोचक उसी में से निकलता है और एक बड़ा व्यापक फलक कैसे उनका है। तो इसमें रामविलास शर्मा पर बातचीत करते हुए उन्होंने लिखा है, और रामविलास शर्मा पर बातचीत करते रामविलास शर्मा को बहुत कोट करते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा को अक्सर हम लोग एक बड़े फलक पे पढ़ते हैं, प्रश्नांकित भी करते हैं। और आप पता है कि जिसको ज्यादा पढ़ते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, जिसकी चेतना से प्रभावित होते हैं, तो आलोचना भी उसी को, क्योंकि शुक्ल जी की आलोचना भी खूब होती है, लेकिन इससे मतलब नहीं कि शुक्ल जी के व्यक्तित्व में कहीं कमी आती है, उसकी कसौटी में कहीं कमी आती है। ठीक रामविलास शर्मा को आप पढ़ें तो रामविलास शर्मा के बारे में आपने लिखा है, वो जोड़ा है उसमें कि स्थानीयताओं के बारे में कैसे बातचीत करते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की चेतना में किसान कैसे आता है, स्थानीय, इसीलिए अपनी धरती अपने लोग जैसा उनका वो आप पढ़िए आत्मकथा, उसमें भी धरती की बात करते हैं वो। और इन सब बीच में निराला पर जो बातचीत उन्होंने की, और इन संदर्भों के बीच में भाषा चिंतन की पूरी जो परंपरा है, भारतीय ज्ञान की जो पूरी परंपरा है, उसका लोकतांत्रिक और प्रगतिशील रूप रामविलास शर्मा के यहाँ कैसे दिखाई देता है, इसकी बड़ी खूबसूरत शिनाख्त आपको दिखाई देगी प्रधान जी के यहाँ इस पुस्तक में। मैं उन सारे संदर्भों को छोड़ता हूँ, एक चीज की तरफ इशारा किया था नीरज जी ने कि कबीर के बहाने उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब पर जो बहस की, उस पर भी बहुत सुंदर लेख है आपका। और सबसे अंतिम बात मैं आपके सामने जो रखना चाहता था वो रख के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इसी स्कूल के बड़े आलोचक और लगभग उसी तरह से संस्कृति, समाज और तमाम सारे बिंदुओं पर सोचने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी ने जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर पुस्तक लिखी व्योमकेश दरवेश, तो प्रधान जी ने लिखा है इस पुस्तक में कि ये वही लिख सकते थे। और लिखने की उस प्रक्रिया में बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने लिखी है, मैं उसको कोट को पढ़ता हूँ फिर अपनी बात समाप्त करूंगा, शेष बातें कभी और करना है मुझे बहुत विस्तार के साथ। कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी लोक भाषा, लोक जीवन, लोक रंग में रचे बसे, दिल्ली बिस्खोहर के विश्वनाथ, आप जानते हैं वो उसका प्रसंग है उनके जीवन से, का कुछ बिगाड़ ना पाई, उनका गांव का नाम। जी जी बिल्कुल, ये बच्चे जानते होंगे। तो विश्वनाथ की हिंदी में बस्ती की अवधि रह रहकर झलक मारती, बस्ती के अष्टभुजा शुक्ल जी भी यही रुके हैं, आपको ध्यान होगा। अब पंडित जी की माख गए, पंडित जी मुंह दुब्बर थे,
माता जी बड़ी मोहगर थी, निराला जी बीच बीच में बैसवाड़ी झोंकते थे। पंडित जी मौज में भोजपुरी बोलते थे, कहते थे भोजपुरी मातृभाषा बोलने से मनुष्य दीर्घायु होता है। भोजपुरी उनकी सहज भाषा थी, घर की बोली थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है त्रिपाठी जी घर परिवार संवाद भोजपुरी में ही देने की कोशिश करें। इस कोशिश में ज्यादातर उनकी अपनी मातृभाषा अवधी का जन्मजात अभ्यास आड़े आता है। भोजपुरी के संवाद प्रायः अवधियाई हो गए हैं, फिर भी उन्हें पढ़ने का अपना ही मजा है। कहीं कहीं भोजपुरी सध गई, जैसे रउआ जाई ना कतहूं घूम घामाई। एक बात तो है, मैं बेहिचक कहता हूं कि व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी ही लिख सकते थे। भविष्य में द्विवेदी जी पर अगर कोई नई पुस्तक लिखना चाहे तो उसके आगे एक चुनौती या एक आलोकदर्शी प्रतिमान की तरह रहेगी यह पुस्तक। तो आप पढ़ें तो मुझे लगता है इसको मैंने इसलिए कोट किया कि हम सब उसी जमीन से आते हैं कि रहते तो भोजपुरी इलाके में हैं, लेकिन भोजपुरी अवधि का जो हमारा मिश्रण है, जिसको हम लोग कई बार साधते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन उसी स्लंग में उसकी खूबसूरती कैसे आपको दिखाई देती है और कैसे विश्वविद्यालय में रहने की उस पूरी परंपरा को बहुत खूबसूरत ढंग से प्रधान जी ने इसमें पिरोया है। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी में उत्तर समय में सभ्यता के जो नए नए विमर्श और प्रतिमान हैं, उनके साथ हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस समीक्षा को कैसे एक बड़ा बृहत्तर प्रतिमान और आयाम और परिसर प्रदान करता है, और प्रधान जी की आवाज उसमें सबसे मुखर और व्यापक आवाज है, उसे हमें नए विमर्शों, नए दायरों और इतिहास और संस्कृति की चिंता के साथ बनते हुए भारत की को कैसे लोकतांत्रिक और बनाया जाए, धर्म के सवाल को कैसे सुलझाया जाए, जब तमाम सारी शक्तियां किस तरह से धर्म और राजनीति की गठजोड़ के साथ एक नया भारत जिस तरह से निर्मित हो रहा है, लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि कितना पीछे चले गए हैं। उसके बीच में प्रधान जी को पढ़ना एक प्रकाश देता है हमें। उसके साथ हमें आप देखें कि सीता की खोज उसी परंपरा की किताब है कि परंपरा का एक नया मूल्यांकन सिर्फ विमर्श के दायरे से न सोचा जाए, सभ्यता के विमर्श के दायरे से सोचा जाए। तो मुझे लगता है प्रधान जी को पढ़कर हम लोग इसी तरह से कुछ चीजें सीख सकते हैं और बहुत कुछ अभी सीखना है। आप सबने मुझे बुलाया और विशेष रूप से आशीष जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबने धैर्य से सुना, बहुत शुक्रिया।